रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं अपने माँ बाप का सबसे बड़ा बेटा था। मेरे बाद मेरी एक ही बहन थी। मेरा बाप दूसरे शहर जाकर कारोबार करता था, लेकिन कई कई दिन घर न आता। अम्मा मेरे अब्बा का इंतजार करती रहती। एक दो हफ्तों के बाद जब मेरा बाप घर लौटता तो मेरी अम्मा उससे पूछने लगती कि आप इतने दिन घर चक्कर क्यों नहीं लगाते। तो मेरे अब्बा कारोबार का कोई ना कोई बहाना बना देते। इस तरह मेरी अम्मा मेरे अब्बा की बात सुनकर खामोश हो जाती, क्योंकि अब्बा के पास हमारी हर बात का कोई न कोई जवाब जरूर होता था। इसलिए उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं था। लेकिन मेरी अम्मा ने उनसे इतना ज़रूर कहा था कि बच्चों को अब स्कूल में दाखिल करवाना है, उनकी ज़रूरियात बढ़ रही हैं, मैं अकेली उन पर तवज्जो नहीं दे सकती, इसलिए आप अपना कारोबार इसी शहर में लेकर आएं ताकि बच्चों पर भरपूर तवज्जो दी जा सके। लेकिन अब्बा ने अम्मा की बात सुनते हुए गुस्से से कहा कि मैं इतना बड़ा कारोबार इस शहर में लेकर आ नहीं सकता, क्योंकि दूसरे शहर में मेरा कारोबार फैला हुआ है। तुम्हें ही अपने बच्चों पर तवज्जो देनी होगी। तुम वाहिद औरत नहीं हो जो अपने बच्चों को संभालेगी। दुनिया में ऐसी कई औरतें हैं जो अपने बच्चों को अकेली ही संभालती हैं, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखती हैं। मेरी माँ उनकी बातों पर खामोश हो गई। इसलिए मेरी माँ अकेले ही हमें पालने लगी। शुरू शुरू में तो मेरा बाप घर के खर्चे के लिए पैसे दे देता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वो भी देने बंद कर दिए। मेरी माँ ने मेरे बाप से इस बारे में भी कई बार सवाल किया। मेरे बाप ने ये कहना शुरू कर दिया था कि मुझे कारोबार में नुकसान होना शुरू हो गया है, इसलिए मुझसे घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो रहा है। मेरा बाप ये बात करके आज़ाद हो गया, लेकिन मेरी माँ को तो हमारी ज़रूरियात की और घर के अखराजात की फ़िक्र पड़ चुकी थी। मेरी माँ कोई इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक हुनर था जिसको वो इस्तेमाल कर सकती थी, और हुनर ये था कि वो कढ़ाई और सिलाई का काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेती थी। मेरी माँ ने इसी काम को अपना ज़रिया मुआश बनाने का फ़ैसला किया। मेरे दादा जान तो वफ़ात पा चुके थे, लेकिन मेरी दादी ये सारी सूरत हाल देखकर परेशान होती रहती और मेरी माँ से माफ़ी मांगती रहती थी कि हम तुम्हें इस मकसद के लिए इस घर में नहीं लेकर आए थे कि तुम मेहनत करती फिरो। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मेरा बेटा तुम्हारा और अपने बच्चों का खर्चा नहीं उठा रहा। मेरी माँ मेरी दादी के हाथ पकड़ती और उनसे कहती कि इसमें आपका क्या कसूर है, आपने तो इनको कई बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन उनके दिमाग में ये बात नहीं बैठती। इस तरह मेरी माँ मोहल्ले वालों के कपड़े सिलाई और कढ़ाई करती रहती, और इसी काम की वजह से उनकी सेहत खराब रहने लगी। मैं अपनी उम्र से बढ़कर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोचने लगा था और सब चीज़ों को समझने लगा था। मैंने कई बार अपनी माँ से कहा कि अब मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ और किसी न किसी काम पर चला जाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन मेरी माँ हर दफ़ा मुझे मिन्नतें और वास्ते देकर इस काम से मना कर देती। इसलिए मैं उनकी बात मजबूरन मान लेता। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। मेरी माँ वक्त से पहले बूढ़ी हो चुकी थी और अब मेरी दादी भी वफात पा चुकी थी। अब तो कई साल हो गए थे, मेरे बाप ने तो घर की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा था। अब हमारा दिल भी सख्त हो चुका था। हमने भी कभी अपनी माँ से अपने बाप के बारे में सवाल नहीं किया था, क्योंकि जब भी हम अपनी माँ से अपने बाप के बारे में सवाल करते थे तो वो कई कई दिन परेशान होती थी, और हम बहन भाई अपनी माँ को परेशान नहीं देख सकते थे। मेरी माँ ने दिन रात मेहनत की। मैं मैट्रिक के इम्तिहान पास कर चुका था और मेरी माँ ये चाहती थी कि मैं मज़ीद तालीम हासिल करूं, लेकिन मेरी अना ये गवारा नहीं करती थी कि मेरी माँ सारा दिन कपड़े सिलाई करती रहे और उनका जवान बेटा आराम से ज़िंदगी गुजारे। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैंने आपकी बात मानी है, लेकिन अब आपको मेरी बात मानना पड़ेगी। मैं मज़ीद तालीम हासिल नहीं करूँगा, बल्कि मैं मेहनत करूँगा ताकि घर के अखराजात में आपकी मदद करवा सकूं। मेरी माँ ने जब ये सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप, जिसका फ़र्ज़ था कि घर के अखराजात को देखता और अपने बच्चों की ज़रूरियात को देखता, उसने इन तमाम ज़रूरियात से मुंह फेर लिया। और अब जबकि तुम लोगों का वक्त था कि तुम लोग तालीम हासिल करते और बेफिक्री की ज़िंदगी गुजारते, लेकिन इस उम्र में तुम लोगों के कंधों पर भी जिम्मेदारी का बोझ पड़ चुका है। मैंने अपनी माँ के कंधों पर हाथ रखा और कहा कि अब आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं रोज़ाना कोई काम ढूंढने के लिए घर से निकल जाता, लेकिन सारे दिन की मुशक्क़त के बाद कोई भी काम मेरे पास ना होता,
क्योंकि जिस काम के लिए भी मैं जाता तो हर कोई मुझसे उस काम के बारे में तजुर्बा मांगता था, लेकिन मेरे पास तो किसी भी चीज़ का कोई तजुर्बा नहीं था और ना ही मेरी कोई तालीम इतनी ज़्यादा थी कि मैं कोई पढ़ी लिखी नौकरी कर सकता। इसलिए एक हफ्ते के अंदर ही मैं मायूस हो चुका था। लेकिन इस मायूसी की मैंने घर वालों को भनक नहीं पड़ने दी और मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। लेकिन मेरी माँ मेरे चेहरे की परेशानी देखकर अंदाज़ा लगा चुकी थी। वो मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम खुद को ऐसे क्यों थका रहे हो, पहले अच्छी तालीम हासिल करो, फिर ही कोई तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, वरना तुम्हें कोई मजदूरों वाला काम ही मिलेगा। मैं भी अपनी माँ की बात से इत्तेफाक करता था। मेरा भी यही इरादा था कि मैं दिन के वक्त कोई काम कर लिया करूँगा और रात के वक्त प्राइवेट ही अपनी तालीम जारी रखूँगा। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप मुझे मज़ीद कोशिश कर लेने दें, अगर मैं नौकरी हासिल ना कर सका तो फिर मैं आपकी बात मान लूँगा। ये बात सुनकर वो मुतमईन हो चुकी थी। एक दिन मैं नौकरी ढूंढते हुए काफ़ी थक चुका था और गर्मी भी बेतहाशा थी और मैं थका हारा सड़क किनारे दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। अब तो मैं भी मायूस हो चुका था और मैं हिम्मत हारता जा रहा था कि मेरे पास एक गाड़ी रुकी और उस कार में से एक औरत निकली जो देखने में काफ़ी पुरवकार लग रही थी और उसके लिबास और कार को देखकर लग रहा था कि वो कोई बहुत ही अमीर औरत है। मैंने जब उसको खुद के पास खड़ा देखा तो मैं एकदम से खड़ा हो गया। उस औरत ने अपनी आंखों पर काले चश्मे चढ़ाए हुए थे और सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि मुझे तुम काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हो, तुम्हें क्या मसला है, तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। जब मैंने उस औरत की बात सुनी तो मैं हैरान रह गया कि ये कौन अजनबी औरत है और मेरे पास खड़ी होकर मेरी परेशानी पूछ रही है, और मैं किसी अजनबी और गैर औरत को अपनी परेशानी क्यों बताऊं। मैंने उस औरत से कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। इस तरह मैं अपनी बात कहकर आगे चल पड़ा, लेकिन उस औरत ने मुझे दोबारा पीछे से आवाज़ दी और कहा कि हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं, या तुम्हें कोई काम की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें कोई काम दे सकती हूँ। जब ये अल्फाज मैंने अपने कानों से सुने तो मैं एक दफ़ा पलट कर उस औरत की तरफ देखने लगा और कुछ सोचने लगा। चंद मिनट सोचने के बाद मैं उस औरत की तरफ बढ़ा और कहने लगा कि मुझे काम की ज़रूरत है और मुझे ये भी पता है कि आप मुझे ये काम नहीं देंगी क्योंकि आप सबसे पहले इस काम का तजुर्बा पूछेंगी, लेकिन मेरे पास कोई तजुर्बा नहीं है। मैं कोई काम करूँगा तो ही मुझे तजुर्बा हासिल होगा ना। उस औरत ने मेरी बात सुनी तो वो मुस्कुराने लगी। मैं उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर हैरान हो गया कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है जो ये मुस्कुरा रही है। वो कहने लगी कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तो तुम्हें किसी बात की परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ कार में बैठ जाओ। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गया क्योंकि मेरी अम्मा ने हमें इस बात की सख्ती से ताकीद की थी कि किसी अजनबी पर यकीन और एतमाद नहीं करना और ना ही किसी के साथ उसके घर जाना है। मैं ये बातें सोच रहा था और ये भी सोच रहा था कि ये औरत मेरी मदद के लिए कह रही है। अगर मैं उसकी बात मानने से इनकार कर देता और उसकी बात ना मानता तो हो सकता है कि मुझे कोई काम ना मिले और बाद में मुझे पछताना पड़े। इस तरह मेरी इस परेशानी पर मेरे घर की ज़रूरियात गालिब आ गईं और मैं उस औरत के साथ बैठ गया, लेकिन दिल में मुख्तलिफ दुआओं का वेट करता रहा। काफ़ी देर कार चलती रही और फिर कार एक पॉश एरिया में आकर रुकी। मैं उस इलाके के मकानात देखकर हैरान रह गया। वो कोई छोटे मकान नहीं थे बल्कि बड़े बड़े बंगले और कोठियाँ थीं। मुझे उस औरत की ज़ाहिरी हालत देखकर ही अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई अमीर तरीन औरत है, और जिस बंगले के आगे उन्होंने कार रोकी वो भी बहुत बड़ा बंगला था। उस बंगले के बाहर खड़े गार्ड ने गेट खोला और कार अंदर चली गई। अंदर से भी बंगला अपनी पूरी खूबसूरती के साथ खड़ा था। मैं मुंह खोले बंगले के दाएं बाएं देख रहा था कि उस औरत की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और वो कहने लगी कि कार से उतर जाओ और मेरे पीछे आओ। मैं अपनी इस हरकत पर शदीद शर्मिंदा हुआ कि वो क्या सोच रही होगी, इसलिए मैंने अपने सर को झटक दिया और उसकी बात को मानते हुए उसके पीछे चलने लगा। लेकिन अब मैंने अपनी नज़र ना उठाई और मैं सीधा उस औरत के पीछे ही चल रहा था। उस औरत ने घर के अंदर दाखिल होकर मुझे एक सोफे पर बैठने के लिए कहा। मैं उसकी बात मानते हुए सोफे पर बैठ गया। उस औरत ने कहा कि तुम कुछ देर इंतज़ार करो। अब मैंने दाएं बाएं देखने की हरगिज़ भी गलती नहीं की थी। मुझे सिर्फ अपने काम से ही मतलब था। जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था मुझे वही करना था।
باقی میں اس گھر کی خوبصورتی دیکھ کر خود احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایک کام دیتی ہوں، کیا تم وہ کر لو گے؟ میں نے جب اس عورت کی بات سنی تو میں نے کہا کہ آپ مجھے کام بتائیں، پھر ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں وہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں۔ اس عورت نے کہا کہ تمہیں بس ایک کمرے کے باہر کھڑے ہونا ہے اور اس کمرے کی پہرے داری کرنی ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا کہ یہ کون سا کام ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اس کام کے تمہیں مہینے میں 1,00,000 روپیہ ملے گا۔ میں اس عورت کی بات سن کر حیران رہ گیا کہ صرف ایک کمرے کی پہرہ داری کرنے کے 1,00,000 روپے ملیں گے۔ مجھے یہ کام ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، مجھے یہ کام غیر قانونی لگ رہا تھا، اس لیے میں کسی ایسے کام میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اس عورت کو اس کام کے کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور میں جلد ہی اس کے بنگلے سے نکل آیا۔ میں خود کو کوسنے لگا کہ میں کیوں اس عورت کے ساتھ کار میں بیٹھ کر گھر آ گیا تھا۔ اب میں واپس اپنے گھر آ گیا، لیکن گھر والوں سے میں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن میرے چہرے پر شدید پریشانی تھی، اور یہ پریشانی میری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ نہ تو مجھے کوئی کام مل رہا تھا اور گھر کے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ میری ماں اب بیمار رہنے لگی تھی۔ میری بہن جو مڈل کلاس میں پڑھتی تھی، اب وہ گھر کے کام کرنے لگی۔ مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا کہ میری بہن اپنی تعلیم پر توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ اب میری ماں سے سلائی کا کام بھی پورا نہیں ہو رہا تھا، اور میری بہن میری ماں کی مدد کروانے کے لیے ان کے پاس بیٹھی ہوتی۔ میں چاہنے کے باوجود بھی اپنی اماں کو اس کام سے نہیں روک رہا تھا، کیونکہ اگر وہ یہ کام کرنا بند کر دیتی تو ہم گھر کا کھانا پینا کیسے پورا کرتے۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور کئی بار میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میں اس عورت کے پاس چلا جاتا ہوں۔ اس نے صرف مجھے کمرے کی پہرے داری کا ہی کام دیا تھا، اور اس کمرے میں جو کچھ ہوتا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ مجھے تو صرف پیسوں سے مطلب تھا۔ لیکن پھر مجھے اپنی ماں کی ہدایت یاد آ جاتی، اور میں اس بات کو دل میں دبا لیتا۔ اسی طرح سے کافی دن گزر گئے۔ ایک دن رات کو میں گہری نیند سو رہا تھا کہ ایک دم سے میرے کانوں میں عجیب سی آواز پڑی، اور ایسے لگا جیسے کوئی رو رہا ہے اور مجھے جگا رہا ہے۔ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میری بہن میرے سرہانے کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بھائی جلدی اٹھو، اماں کی طبیعت بہت خراب ہے۔ یہ بات سنتے ہی میں ہڑبڑا کر چارپائی سے اٹھا اور اپنی ماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے ہوئے تھے، اور وہ شدید درد سے تڑپ رہی تھی، اور ان کے چہرے کا رنگ حد سے زیادہ پیلا ہو چکا تھا۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ ماں کو اچھی طرح سے چادر لپیٹ دو، اور میں کسی رکشے وغیرہ کا بندوبست کرتا ہوں تاکہ انہیں ہسپتال لے جایا جا سکے۔ اتنی رات کو کسی رکشے والے کا آسانی سے مل جانا بھی غنیمت تھا، اس لیے میں بھاگتا ہوا گلی سے مین سڑک پر گیا اور سڑک پر دائیں بائیں دیکھنے لگا، لیکن کوئی بھی رکشہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ مجھے دور سے ایک رکشہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے اس کو ہاتھ ہلا کر کھڑا کیا اور دیکھا کہ اس میں ایک بزرگ آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کی سفید داڑھی ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میری ماں شدید بیمار ہے، انہیں ہسپتال لے کر جانا ہے، آپ گلی تک آ جائیں۔ اس طرح وہ رکشے والا گلی تک آیا۔ میں بھاگتا ہوا گھر گیا اور اپنی بہن کی مدد سے اپنی ماں کو سہارا دیتے ہوئے رکشے میں لا کر بٹھایا اور سرکاری ہسپتال میں انہیں ایمرجنسی میں داخل کروایا گیا۔ میری ماں کو کافی عرصے سے جگر کا مسئلہ آ رہا تھا، لیکن بھرپور توجہ، دوائی اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے یہ مسئلہ شدید صورتحال اختیار کر چکا تھا۔ ایمرجنسی کے اندر جا کر انہیں فوراً ہی ادویات دی گئیں اور ان کا علاج کیا گیا تو میری ماں کی درد اب کافی حد تک کنٹرول ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی ماں کو بھرپور توجہ اور مکمل آرام کی اور دوا کی ضرورت ہے۔ اگر ان کا علاج مکمل نہ ہو سکا تو یہ اپنی زندگی سے بھی ہار سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سن کر میری تو روح کانپ گئی، اور میں نے اسی وقت وہ فیصلہ کیا جو میں اتنے دنوں سے نہیں کر سکا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس عورت کے پاس جاؤں گا اور اس نے جس کام کے لیے مجھے آفر کی تھی میں اس کی آفر کو قبول کر لوں گا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ میں نے جیسے تیسے وہ رات گزاری۔ اگلے دن میں اپنی ماں کو لے کر گھر آ گیا اور میں نے اپنی بہن سے کہا کہ میری ماں کا اچھے طریقے سے خیال رکھنا، میں کچھ دیر تک واپس لوٹ آؤں گا۔
इस तरह अपने दिल पर पत्थर रखते हुए मैं उस औरत के बंगले पर गया। अब मैं उस औरत के पास जाते हुए भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि उस वक्त तो उसने मुझे काम के लिए कहा था, अब पता नहीं वो मुझे ये काम देंगी भी या नहीं देंगी। लेकिन मैंने गेट पर खड़े गार्ड को कहा कि मुझे इस घर की मालकन से मिलना है, तो गेट पर खड़े गार्ड ने कहा कि अपना नाम बताओ। तो मैंने कहा कि वो मेरा नाम तो नहीं जानती, लेकिन आप उनसे इतना ज़रूर कहें कि जिस लड़के को आपने काम के लिए कहा था वो लड़का आया है। इस तरह गार्ड बंगले के अंदर चला गया। तकरीबन 20 मिनट के बाद वो वापस आया और कहने लगा कि मेरे साथ घर के अंदर आ जाओ। इस तरह वो गार्ड मुझे लेकर घर के अंदर चला गया और उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठा दिया। मैं उस औरत का इंतज़ार करने लगा, लेकिन वो औरत ना आई। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो औरत ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। आज भी उस औरत ने कीमती लिबास पहना हुआ था और आंखों पर काले चश्मे चढ़ाए हुए थे। वो औरत मुस्कुराती हुई मेरे पास आई। मुझे उसकी मुस्कुराहट तंजिया लग रही थी और मैं खुद में एहसास कमतरी महसूस कर रहा था। तो उस औरत ने कहा कि मुझे पूरा यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे और आज तुम आ गए हो। मैंने उस औरत से कहा कि मुझे काम की ज़रूरत है और मुझे वो आपका काम मंजूर है। उस औरत ने कहा कि ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 24 घंटे यहाँ रहना होगा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा कि मेरी माँ बीमार है और मेरी बहन घर में अकेली है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तो उस औरत ने कहा कि तुम्हें उनकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस काम के लिए भी एक गार्ड रख दूंगी, बस तुम्हें इस कमरे की पहरेदारी करनी होगी। मैंने उनकी बात मान ली और मैंने कहा कि आज के लिए तो मुझे घर जाने दें, क्योंकि मेरी माँ अस्पताल से घर आई हैं, मैं कल सुबह काम पर आ जाऊंगा। इस तरह उस औरत ने मेरी बात मान ली और ड्राइवर से कहा कि वो मुझे घर छोड़ाए। उस औरत ने मेरे साथ गाड़ी में काफ़ी सामान भी रखवा दिया, जिसमें फल, गोश्त और इस तरह की खाने पीने की काफ़ी चीज़ें थीं। मैंने उस औरत से कहा कि जब मैं अपनी पहली कमाई हासिल कर लूँगा तभी मैं ये चीज़ें खरीदूँगा, आपको इतना तकल्लुफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन उस औरत ने कहा कि तुम्हारी माँ बीमार हैं, उन्हें इन चीज़ों की बेहद ज़रूरत है। इस तरह मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो गया, क्योंकि वो कह तो ठीक ही रही थी। इस तरह जब मैं घर आया और मैंने सड़क पर ही उस ड्राइवर को रोक दिया था, क्योंकि अगर गली के सामने मैं गाड़ी रुकवाता तो मोहल्ले वाले गौर करते कि मैं किसकी गाड़ी में आया हूँ और इतना सामान कैसे मेरे हाथ में आ गया है। मैं लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने सड़क से ही सामान अपने हाथ में उठाया और ड्राइवर को वापस भेज दिया। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी माँ चारपाई पर लेटी हुई थी। वो मुझे कहने लगी कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी माँ इतनी बीमार है। मैंने कहा कि मैं आपके लिए फल वगैरह लेने गया था, आप परेशान ना हो। इस तरह मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे काम भी मिल चुका है, लेकिन ये काम दूसरे शहर में है और मैं रोज़ाना घर नहीं आ सकता। मेरी माँ ने जब ये बात सुनी तो कहने लगी कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे शहर काम करने की, मैं तुम्हें अपनी नज़रों से दूर नहीं कर सकती। उनका ख्याल था जैसे मेरा बाप दूसरे शहर जाकर कभी वापस ना आया, इस तरह वो मुझे भी खो देंगी। मैंने अपनी माँ से कहा कि आपको ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, क्योंकि आपकी हालत अब मेहनत करने वाली नहीं है, आपको दवा की और आराम की सख्त ज़रूरत है और इसके लिए मुझे काम करना होगा। इसलिए जो भी काम मिला मैंने उसके लिए हाँ कर दी है। मैं महीने में 1 चक्कर ज़रूर लगा लिया करूँगा। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन घर में अकेली होंगी। मैंने कहा आप इस बात की भी परेशानी ना लें, क्योंकि मोहल्ले वाले सभी आपकी इज्जत करते हैं और आपका ख्याल रखते हैं। मैं मोहल्ले वालों को कहकर जाऊंगा कि वो आपका हर तरह से ख्याल रखें और कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकती हैं, मैं फ़ौरन ही आ जाऊंगा। इस तरह मैंने अपनी माँ और बहन को मुतमईन किया और मैंने उन्हें ढेरों तसल्लियाँ दी। अगले दिन मैं उस औरत के बंगले पर आ गया और मैंने उस औरत से कहा कि मुझे इस पहरादारी के लिए किन बातों का ख्याल रखना होगा। तो उस औरत ने कहा कि बस तुमने इस कमरे की पहरेदारी करनी है कि ना कोई इस कमरे में दाखिल हो और ना ही कोई उस कमरे से बाहर आए, तुम्हें यहीं तुम्हारा खाना वगैरह मिल जाएगा। वो औरत मुझे लेकर ऊपर वाले पोर्शन में चली गई। ऊपर वाले पोर्शन की एक लंबी राहदारी से गुजरते हुए आखिरी कमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि यही वो कमरा है। उस कमरे के बाहर एक कुर्सी रखी हुई थी। वो कहने लगी कि तुम इसी कुर्सी पर बैठ जाओ। इस तरह मैंने अपनी पहरेदारी की ड्यूटी शुरू कर दी और मैं तो 2 घंटों में ही थक चुका था,
क्योंकि ना ही यहाँ कोई और काम था, सिर्फ फारिग बैठकर इस कमरे की पहरेदारी करनी थी। अभी मुझे बैठे हुए 3 ही घंटे गुजरे थे कि कमरे में से अजीबो-गरीब आवाज़ें आने लगी। मैं इन आवाज़ों को सुनकर काफ़ी परेशान हो गया। मैंने नीचे भागते हुए उस औरत को बुलाया और कहा कि इस कमरे में से अजीबो-गरीब आवाज़ें आ रही हैं। तो वो औरत फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि तुम्हारा काम सिर्फ पहरादारी करने का है, इसके अलावा तुम्हें किसी भी बात पर तवज्जो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। इस तरह उस कमरे में से किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती। मैं उन आवाज़ों को सुनकर परेशान ज़रूर होता था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मुझे मेरे तीनों वक्त का खाना वहीं मिल जाता था और जब मैं ज़्यादा थक जाता तो मैं इसी राहदारी में चलने फिरने लगता। मुसलसल बैठे रहने की वजह से मेरी कमर में शदीद दर्द भी होना शुरू हो गया था। उस औरत ने मुझे 24 घंटों में सिर्फ 3 घंटे सोने के लिए दिए थे। मैं एक कमरे में जाकर आराम कर सकता था। इस तरह मैं 3 घंटों में अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करता। मैं तो 1 हफ्ते के अंदर ही इस काम से थक चुका था, लेकिन मुझे अपने घर के हालात नज़र आते थे और उन हालात को देखते हुए मैं ये काम करने पर मजबूर हो चुका था। मैंने अपने घर से वापस आते हुए मोहल्ले के 1-2 घरों में ये पैगाम दिया था कि वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी माँ और बहन का ख्याल रखें। मोहल्ले की औरतें मेरी माँ का काफ़ी ख्याल रखती थीं और उनमें से एक बूढ़ी औरत थी जिसको मोहल्ले वाले खाला जी कहते थे, और मैंने उनसे कहा था कि आप रात के वक्त मेरी माँ के पास और बहन के पास सो जाया करें। तो उसने कहा था कि बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी माँ और बहन का ख्याल रखूँगी। मैं 2-3 दफ़ा अपने घर में फ़ोन कर लेता था, मेरी माँ मुझे दुआएं देती। अब मेरी माँ की हालत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। इस तरह मुझे यहाँ नौकरी करते हुए 1 महीना गुजर चुका था और मैंने अपनी 1 महीने की तनख्वाह भी घर भेज दी थी। मैंने इस कमरे में ना ही किसी को आते देखा और ना ही जाते देखा, और मैं हैरान होता था कि जो भी इस कमरे में मौजूद होगा तो उसको खाने पीने की चीज़ें कब फराहम की जाती होंगी और उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें किस तरह पूरी की जाती होंगी। एक दिन मैं सोने के लिए लेटा तो थोड़ी देर में मेरी आंख खुल गई और मैंने समझा कि मेरे आराम के 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। इसलिए मैं जल्दी से अपनी ड्यूटी पर आया तो देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हुआ कि मैं भी कमरे के अंदर देखूं कि इस कमरे में क्या है। मैंने जब कमरे के अंदर देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि कमरे के अंदर वही औरत खड़ी थी जिसने मुझे इस पहरेदारी पर रखा था, और उसके सामने एक बूढ़ी औरत थी। वो उस बूढ़ी औरत के हाथों को जंजीर से बांध रही थी। जब मैंने ये देखा तो मैंने उससे कहा कि आप ये जुल्म क्यों कर रही हैं। उस औरत ने मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम्हें इस कमरे में आने की इजाज़त किसने दी है, मैं अभी तुम्हें इस नौकरी से फारिग करती हूँ। मैंने कहा कि आपने मुझे इस नौकरी से फारिग करना है तो कर दें, लेकिन इस बूढ़ी औरत पर जुल्म ना करें, और ये आपकी क्या लगती हैं जिसको आपने कमरे में कैद किया हुआ है। उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल की पाबंद नहीं हूँ, तुम अभी इस घर से जा सकते हो। इस तरह मैंने उस नौकरी को खैरबाद कह दिया, क्योंकि मैं किसी पे जुल्म होते हुए नहीं देख सकता था और ना ही किसी मजलूम इंसान को कमरे में कैद रखे हुए उसकी निगरानी कर सकता था। इसलिए मैं घर वापस आ गया। मेरी माँ मुझे वापस देखकर बहुत खुश हुई। कहने लगी कि तुम्हें दूसरे शहर काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा बहुत कमा लेंगे, लेकिन मेरी आंखों के सामने रहो। इस तरह मैंने अपने शहर में ही छोटी मोटी नौकरी करनी शुरू कर दी। अभी मुझे नौकरी करते हुए कुछ ही माह गुजरे थे कि एक दिन मैंने देखा कि मेरा बाप घर में आया है और वो ज़ाहरी हालत से काफ़ी बूढ़ा लग रहा था और बीमार भी लग रहा था। आते साथ ही उसने मुझे गले लगाया और मेरे आगे हाथ जोड़ दिए कि बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने सारी ज़िंदगी तुम लोगों की जिम्मेदारी से मुंह फेरा है, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है। उन्होंने मेरी माँ से भी और मेरी बहन से भी माफ़ी मांगी। मेरी माँ तो आंसू बहा रही थी और मेरे बाप ने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो चुका था और घर की जिम्मेदारियाँ पूरी ना कर सका, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि मेरे कारोबार को अब मेरा बेटा ही संभाले, क्योंकि अब दूसरों पर मैं एतबार नहीं कर सकता। मैंने अपने बाप की बात सुनी तो मुझे उनकी बात सुनकर शदीद दुख हुआ कि उन्हें अब इतने अरसे बाद हमारी याद आई है और उन्हें इस बात का इल्म नहीं कि हमने ये वक्त कैसे गुजारा है। मैंने उनसे कहा कि आप अपना कारोबार खुद ही संभालें, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मेरा बाप इस बात को मानने पर तैयार नहीं था। उसने मेरी माँ की काफ़ी मिन्नत समाजत की।
मेरी माँ तो मेरे बाप को माफ़ी मांगते देखकर ही नरम पड़ चुकी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम अपने बाप की बात मान लो। इस तरह मैंने अपनी माँ की बात मानते हुए अपने बाप के कारोबार की देखभाल करना शुरू कर दी। मेरे बाप का कारोबार काफ़ी घाटे में था। मेरे बाप ने जब मुझे मेहनत करते हुए देखा तो कहने लगा कि मैंने इतना अरसा दूसरे लोगों पर एतबार करके अपने कारोबार में नुकसान उठाया है। अब मेरी असल औलाद मेरे कारोबार को बढ़ाएगी। मेरे दिन रात मेहनत करने से कारोबार के हालात बेहतर होना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर के हालात भी बेहतर होना शुरू हो गए। मैं खुदा का शुक्र अदा करता था कि खुदा ने हमें आजमाइश से निकाल दिया। मेरे दिन रात मेहनत करने से कारोबार काफ़ी फैल चुका था। अब मैं भी काफ़ी अमीर हो चुका था। जब मैं अपनी गाड़ी लेकर गुजरता तो मेरे दफ्तर के सामने एक बूढ़ी औरत बैठी होती और जब भी मैं उसके पास से गुजरता तो वह मेरे हाथ पर 100 रुपया रख देती। मैं हैरान रह जाता कि मैं तो कोई भिखारी नहीं हूँ, ना ही मेरी ज़ाहिरी हालत भिखारियों जैसी है, तो फिर ये मेरे हाथ पर 100 रुपया क्यों रखती है। मैंने उस बूढ़ी औरत को कई दफ़ा मना किया कि माँ जी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरे हाथ पर इस तरह पैसे ना रखें, बल्कि आपको जिस भी मदद की ज़रूरत है आप वो मुझे बताएं, मैं आपकी मदद करता हूँ। लेकिन वो बूढ़ी औरत अपनी बात से बाज ना आती और रोज़ाना मेरे हाथ पर पैसे रख देती। मैं चाहते हुए भी उस बूढ़ी औरत से सख्त लहजा इख्तियार नहीं कर सकता था। एक दिन मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप ये काम ना करें। तो उस बूढ़ी औरत ने अपनी जेब से एक चीज़ निकाली और उसने जो चीज़ निकाली मैं उसको देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने अपनी जेब में से उस औरत की तस्वीर निकाली जिस औरत के घर मैं काम के लिए गया था। उस औरत ने मुझे कमरे की पहरादारी करने का काम सौंपा था। मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा कि इस औरत का आपसे क्या ताल्लुक है, तो उसने कहा कि ये औरत मेरी बहू थी। मेरा बेटा वफात पा चुका था और उसने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी, क्योंकि उसकी बीवी एक लालची औरत थी। जब उसको ये पता चला कि मेरा बेटा सारी जायदाद मेरे नाम कर चुका है, तो उस औरत ने मुझे कैद कर दिया और वो मुझ पर जुल्म सितम करने लगी। उसने कई दफ़ा मुझसे जायदाद के कागजात पर दस्तखत करवाने की कोशिश की, लेकिन हर दफ़ा मैं इस बात से इनकार कर देती थी और उसने मुझे कमरे में कैद कर दिया और तुम्हें मेरी पहरादारी करने के लिए कहा। लेकिन जिस दिन तुमने मुझे देख लिया था और मेरी बहू से कहा था कि वो मुझ पर जुल्म सितम ना करें, तब मैंने मौका गनीमत जानते हुए अपनी बहू को धक्का दिया था, जिसकी वजह से उसका सर दीवार के साथ लगकर फट चुका था। मैं उसी मौके को गनीमत जानते हुए उस घर से निकल आई थी और मैं तब से तुम्हें ढूंढ रही थी कि तुम्हारी वजह से ही मैं इस घर से निकल सकी हूँ। जब उस बूढ़ी औरत ने ये बात बताई तो मैं हैरान रह गया और मैंने उस बूढ़ी औरत को अपनी कार में बिठाया और उसे अपने घर ले आया। घर आकर मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई। मेरी माँ ये सारी बात सुनकर शदीद परेशान हुई। इसके बाद मैंने उस बूढ़ी औरत को अपने घर में रखा, उसकी हर ज़रूरियात का ख्याल रखा और उसने कहा कि मेरे बेटे की इतनी जायदाद है, मैं उसे अपनी लालची बहू के हवाले नहीं करूँगी, इसलिए तुम ही इस जायदाद की देखभाल करो। मैंने कहा कि आप इस जायदाद को किसी फलाही इदारे को दे दें ताकि उससे कई लोगों का भला हो जाए। इस तरह उन्होंने मेरी बात मानते हुए उस जायदाद को फलाही इदारे में दे दिया और खुद हमारे साथ रहने लगी। मैंने उसकी सगी माँ जैसी खिदमत की और उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखा। इसके बाद उसकी बहू उसे ढूंढते हुए हमारे घर तक आई। उसने हमसे काफ़ी गालम गलोच की, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, क्योंकि सारी जायदाद वो बूढ़ी औरत फलाही इदारों को दे चुकी थी। इस तरह वो औरत धमकियां देते हुए वापस चली गई, लेकिन अब मेरी भी काफ़ी जान पहचान हो चुकी थी और मैंने उसे कहा था कि अगर तुम हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगी तो मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इस तरह वो भी मुझसे काफ़ी डर चुकी थी। इसके बाद उसने हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी मुतमईन तरीके से गुजार रहा हूँ। मेरी बहन भी अपनी तालीम शुरू कर चुकी थी और मेरी माँ भी अब सेहतमंद हो चुकी थी। मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी। मैं अब अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कदम रख चुका था, लेकिन मैंने अपनी बीवी और घर वालों की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेरा और मैंने अपने बाप को भी माफ़ कर दिया था कि जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो उनकी बातों को दिल में रखने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर मैं इन्हीं बातों को दिल में रखता तो मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता था। लेकिन जब भी मैं उन हालात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिन हालात से मैं गुजरकर इस मकाम तक पहुँचा हूँ, अगर मैं ज़िंदगी में किसी भी ऊंचे मकाम तक पहुँच जाऊँ
لیکن میں اپنے اس وقت کو نہیں بھول سکتا جو ہم بہن بھائی اور ماں نے گزارا ہے۔